वेलकम। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच की। मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज विदाउट टैक्स। जब टैक्सेस नहीं होते हैं, हम ये अजम्पशन लेते हैं, तो ये अप्रोच बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित नहीं करता है और ये एक इरेलेवेंट डिसीजन होता है, इट डज नॉट मैटर। पर जब टैक्सेस होते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विदाउट टैक्स की। तो ये अप्रोच नेट इनकम अप्रोच, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ही ये अप्रोच बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस हैं वो ना तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करते हैं, ना ही वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित करते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो मैटर नहीं करता है। ये अप्रोच कुछ असम्पशंस पर बेस्ड है जो लेटर ऑन इसकी क्रिटिसिज्म भी बन जाती हैं। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, बैंकरप्सी कॉस्ट नहीं है, सिक्योरिटीज को इनफाइनाइटली आप डिविजिबल कर सकते हैं, मतलब आधा शेयर भी आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्टर्स फ्री हैं बाय और सेल करने के लिए, और वो बोरो कर सकते हैं उन्हीं टर्म्स पर जिस पे एक कंपनी बोरो कर सकती है। इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं। जो फर्म्स हैं उनका रिस्क जो है वो होमोजीनियस होता है, डिविडेंड पे आउट 100% होता है, पर्सनल लीवरेज जो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है कॉर्पोरेट लीवरेज का, और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच दो प्रपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। जो फर्स्ट प्रपोजिशन है वो वैल्यू फर्म के ऊपर को डिफाइन करती है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजिशन एक लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू के ही बराबर होती है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है, सब कुछ समान है, तो लीवर्ड फर्म वो होती है जो जिसमें डेट आप यूज कर रहे हो, जबकि अनलीवर्ड फर्म वो फर्म होती है जिसमें आप 100% इक्विटी का यूज करते हैं, उसमें डेट का यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम वैल्यू फर्म को निकालते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम के बेस पर। नेट ऑपरेटिंग इनकम मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वैल्यू फर्म निकलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिपेंड करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे दो फर्म है, जो पहली फर्म है, ए फर्म है, वो टोटल इक्विटी फाइनेंस्ड है, उसमें सारा पैसा इक्विटी का लगा है, टोटल एसेट्स 100 करोड़ की हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम 20 करोड़ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी? नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 200 करोड़। अब दूसरी फर्म है वो बिल्कुल सेम है, सब कुछ उसमें सेम है, तो उसमें भी इतना ही आपका वैल्यू ऑफ फर्म आएगा, क्योंकि हम ये मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि बिजनेस रिस्क जो है दोनों फर्म में एक जैसा है। अब हम जो बी फर्म है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, बस चेंज इतना है कि हमने 50% इक्विटी को डेट से रिप्लेस कर दिया है, बाकी इंफॉर्मेशन सब कुछ सेम है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इस फर्म की वैल्यू क्या होगी? तो मोदी-गिलानी मिलर बोलते हैं इसकी वैल्यू भी नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, जो कि 200 करोड़ होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड करती है नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर, बिजनेस रिस्क के ऊपर। इस बात पर नेट ऑपरेटिंग इनकम प्रभावित नहीं होती है, या आप वैल्यू फर्म इस बात से प्रभावित नहीं होती है कि आप उसमें कितना डेट यूज कर रहे हो और कितना इक्विटी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप एक ट्रांसपोर्टर है, आपके पास एक बस है, वो एक दिन में कमाई करती है 10,000 रुपए की। उसमें आप उस बस को खरीदने के लिए आपने जो पैसा लगाया वो इक्विटी से लगाया, आपने अपना पैसा लगाया हुआ सारा। मान लीजिए अगर उस बस को आपने लोन से लिया होता, तो क्या वो बस एक दिन में 10,000 रुपए नहीं कमा रही होती? क्या उसको इस बात से फर्क पड़ जाता कि आपने पैसा लोन से लिया है? तो आंसर होगा नहीं। कमाई तो उतनी रहेगी, बिजनेस रिस्क सेम है, कमाई सेम हो रही है। इस बात का प्रभाव बिजनेस इनकम के ऊपर, ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर नहीं पड़ता है कि आप पैसा डेट से ले रहे हो या इक्विटी से ले रहे हो। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कमाई के ऊपर निर्भर करती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए वो समान रहेगी, चाहे पैसा आप डेट से लो, चाहे इक्विटी से लो, चाहे वो लीवर्ड फर्म है चाहे अनलीवर्ड फर्म है, दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होगी।
आर्बिट्रेज प्रोसेस का यूज यहाँ पे हमने किया है ये जानने के लिए कि प्रोपोजिशन 1 वर्क करती है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में तो हमने कोई ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, पर एमएम अप्रोच जो है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस का एक ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन यहाँ पे देती है। इस अप्रोच के अनुसार यदि दो फर्में सेम एसेट्स यूज कर रही हैं तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी, उनकी डिफरेंट वैल्यू मार्केट में नहीं हो सकती। पर यदि उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है तो वहां पे आर्बिट्रेज प्रोसेस अपना रोल प्ले करेगी और उन दोनों की वैल्यूज को बराबर कर देगी, उनकी वैल्यू को बराबर कर देगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा उनकी वैल्यू में। और ये आर्बिट्रेज प्रोसेस होता क्या है, बहुत सिंपल मीनिंग है, हम सिक्योरिटीज को बेचते हैं जिनका हाई प्राइस होता है और खरीदते हैं जिनका लो प्राइस होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आप कि यहाँ पे दो मार्केट हैं, एक मार्केट में आलू जो है वो 20 रुपए किलो बिक रहे हैं और दूसरी मार्केट में 40 रुपए बिक रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर आप ए मार्केट से इसको खरीद लें 20 रुपए किलो और बी मार्केट में बेचें तो अल्टीमेटली आपको 20 रुपए का फायदा होगा। तो आप कहाँ से खरीदेंगे, जहाँ सस्ता होगा, और कहाँ बेचेंगे, जहाँ पे महंगा महंगा होगा। अल्टीमेटली होगा क्या, ए मार्केट से आप खरीदेंगे और बी मार्केट में बेचेंगे। पर आप यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चले हैं कि मार्केट परफेक्ट है। परफेक्ट मार्केट का मतलब ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन सभी के पास है और लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन है, तो सभी लोग इस तरह से करेंगे तो होगा क्या, सभी लोग खरीदने के लिए ए मार्केट में जा रहे हैं तो वहां डिमांड बढ़ जाएगी, तो वहां धीरे धीरे प्राइस बढ़ जाएगा। और बेचने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बी मार्केट में, तो वहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। ए मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, बी मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा, तो बहुत जल्दी ये प्राइस जो है दोनों मार्केट में बराबर हो जाएगा। ये रोल जो है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस के द्वारा प्ले किया जाता है। सेकंड प्रपोजिशन जो है वो डिफाइन करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क प्रीमियम के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ dt कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ लीवरेज d डिवाइड बाय s। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, प्योर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट आपका डिग्री ऑफ लीवरेज आपका दिखाता है कितना डेट और इक्विटी का रेशियो है। और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहे हैं, ये प्योर इक्विटी फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म 1 लाख है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 लाख है, तो फर्म की वैल्यू भी 1 लाख ही होगी क्योंकि इक्विटी या डेट तो है नहीं इसमें। नेट ऑपरेटिंग इनकम 15 लाख है तो पूरे का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, तो नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी 15,000 रुपए की होगी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी तरह से निकलेगी 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 15%। अब ये बोलता है कि अगर यहाँ पे हम लोग इस फर्म में 50% डेट लेके आते हैं तो होगा क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी 50,000 होगी, डेट भी 50,000 का हो जाएगा, 6% उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट की वैल्यू 3,000 हो जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम पहले की तरह ही 15,000 है, तो अल्टीमेटली नेट इनकम जो है वो आपकी बन जाएगी 15,000 में से 3,000 का हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, 12,000 जो है वो मिलेगा डिवेंचर होल्डर्स को, डेट होल्डर्स को। और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है प्योर इक्विटी फर्म की वो 15% है। तो हमने यहाँ पे अब निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, 15% प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 है माइनस डेट की 6% हो गया, ये आपका 9 हो गया, डी भी 50 है और एस भी 50 है, तो 50,000 डिवाइड बाई 51 हो गया, तो ये आपका आ गया 24%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 24% है। और ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आप अपने फर्म में अपनी फर्म में आप डेट को बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, जो पहले 15% थी अब बढ़ के 24% हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब डेट फर्म में बढ़ता है तो उसकी वजह से आपकी फर्म में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा, फिर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑल्सो, कंपनी के समापन के समय भी सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को या डेट होल्डर को पैसा पे किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क को बढ़ा देता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं। यही चीज़ हमने इस फिगर में शो की है कि जैसे जैसे आप डेट कंटेंट बढ़ाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाती है।
तो हम अगर दोनों अप्रोचेस को आपस में मिला दें तो हम ये बोल सकते हैं कि एमएम हाइपोथेसिस या एमएम अप्रोच जब यहाँ पे बात करती है तो ये बोलती है कि डेट एक चीपर सोर्स है, ठीक है, पर जैसे आप एडिशनल डेट यूज करते हैं तो उसका एक फायदा और एक नुकसान होता है। ठीक है, डेट सस्ता सोर्स है, जब आप उसको बढ़ाएंगे तो आपको सस्ता होने का फायदा तो मिलेगा, पर क्योंकि उसके कारण आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा और उसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, और वो उतनी बढ़ जाएगी जितना आपको डेट सस्ता होने का लाभ मिलना था, उतना ही उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से आपको हानि होगी। उसने इस लाभ को खत्म कर दिया और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बराबर होगी, और इस तरह आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करके ना तो अपनी वैल्यू फर्म को बदल सकते हैं, ना तो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बदल सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस की, कि आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो किस तरह से, उसको हम एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।